कल क्या पढ़ा था अपन ने? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के कौन से एग्जांपल्स पढ़ लिए थे? ये बताओगे माइक लेकर? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के कौन से एग्जांपल्स पढ़े थे? सबसे पहला एग्जांपल प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जालप्पा। सेकंड मेल स्टेरिलिटी इन मेज। दो ही एग्जांपल्स पढ़े थे, आज उसके आगे पढ़ेंगे। थर्ड जो एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल इज कैपा पार्टिकल इनहेरिटेंस kappa particle inheritance in paramecium। यानी कल जो अपन ने पढ़ा था उसमें पढ़ा कि साइटोप्लाज्म में जो जीन प्रेजेंट होती है, इस साइटोप्लाज्मिक जीन का इनहेरिटेंस सिर्फ फीमेल पेरेंट से होता है। रीजन वाज कि साइटोप्लाज्म इज कंट्रीब्यूटेड ओनली बाय फीमेल पेरेंट। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन male gamete contributes only nucleus, hence only the nuclear gene, and female gamete contributes the cytoplasm. So genes present in cytoplasm are contributed only by female parents. साइटोप्लाज्म में जीन कहाँ प्रेजेंट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। इसके अलावा भी कुछ पार्टिकल्स का इनहेरिटेंस, जैसे कैपा पार्टिकल इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मैटरनल इनहेरिटेंस। पैरामीशियम के कुछ स्ट्रेन्स में एक पार्टिकल होता है जिसे कैपा पार्टिकल कहा जाता है। ये कैपा पार्टिकल एक टॉक्सिक सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिसका नाम है पैरामिसिन। So in paramecium a small particle is present that is known as kappa particle. This kappa particle secretes poisonous substance known as paramycin. जिन पैरामीशियम में कैपा पार्टिकल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? किलर स्ट्रेन्स कहलाते हैं। किलर स्ट्रेन्स आर पैरामीशियम विद कैपा पार्टिकल्स। कैपा पार्टिकल्स का नंबर जनरली लार्ज होना चाहिए, ग्रेटर देन 400, नियर अबाउट 400 के नंबर में अगर ये कैपा पार्टिकल्स है तो ये पैरामीशियम एक पॉइजनस सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिसे पैरामिसिन कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? किलर स्ट्रेन कहा जाता है। दूसरी स्ट्रेन होती है सेंसिटिव स्ट्रेन। सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेन इज सेंसिटिव स्ट्रेन। These paramecium lacks kappa particle. They lacks kappa particle, or if kappa particle are present, then also they are incapable of secreting paramecium. Hence, they die in presence of paramycin. So, sensitive strain, paramecium lacks kappa particle, hence dies in presence of paramycin. इन सेंसिटिव स्ट्रेन में कैपा पार्टिकल्स नहीं होता। अगर कैपा पार्टिकल होता भी है तो ये इनकेपेबल होते हैं पैरामिसिन सीक्रेट करने में, और पैरामिसिन के प्रेजेंस में इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ तक क्या समझ में आया कि कैपा पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अगर कैपा पार्टिकल्स है तो पैरामिसिन का सीक्रेशन होगा जिससे ये किलर स्ट्रेन होंगे, क्योंकि पैरामिसिन में दूसरे पैरामीशियम सर्वाइव नहीं कर सकते। सो जो कैपा पार्टिकल्स वाले हैं जो पैरामिसिन सीक्रेट कर रहे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? किलर स्ट्रेन। और जो पैरामिसिन सीक्रेट नहीं करेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? सेंसिटिव स्ट्रेन। यानी यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि कैपा पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो ये किस तरह का इनहेरिटेंस है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ओके, बट ये कंप्लीटली साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं है, क्योंकि कैपा पार्टिकल्स का प्रोडक्शन, उनका पैरामिसिन सीक्रेट करना, दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ न्यूक्लियर जीन। A nuclear gene
K controls secretion of paramycin. ओके, कैपा पार्टिकल्स हैं लेकिन उनके थ्रू पैरामिसिन का सीक्रेशन ये कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस में प्रेजेंट जीन के. सो न्यूक्लियर जीन के कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ पैरामिसिन बाय कैपा पार्टिकल्स. कैसे कंट्रोल करता है? डोमिनेंट के की वजह से कैपा पार्टिकल सीक्रेट्स पैरामिसिन. यानी अगर साइटोप्लाज्म में कैपा पार्टिकल है और न्यूक्लियस में डोमिनेंट जीन के है तो ही ये पैरामिसिन सीक्रेट करेंगे. बट रेसेसिव जीन के कैन नॉट प्रोड्यूस पैरामिसिन. डोमिनेंट के की वजह से ही कैपा पार्टिकल्स पैरामिसिन प्रोड्यूस करते हैं और रेसेसिव के की वजह से कैपा पार्टिकल पैरामिसिन प्रोड्यूस नहीं करते. यानी कैपा पार्टिकल है या नहीं है सिर्फ उस पे ही डिपेंड नहीं करता कि पैरामीशियम किलर होगा या सेंसिटिव होगा. यहां तक समझ में आया? सबसे पहली चीज कैपा पार्टिकल का प्रेजेंस. इफ कैपा पार्टिकल इज प्रेजेंट दे आर केपेबल ऑफ सीक्रेटिंग पैरामिसिन, हेंस आर किलर. If kappa particle is absent, they are incapable of secreting paramycin, hence are sensitive. ठीक है, लेकिन कैपा पार्टिकल पैरामिसिन सीक्रेट करेंगे या नहीं करेंगे ये कौन डिटरमाइन करेगा? न्यूक्लियस की जीन डिटरमाइन करेगी. न्यूक्लियस की जीन के डिटरमाइन करती है. अगर जीन के डोमिनेंट स्टेट में है तो ही पैरामिसिन का प्रोडक्शन होगा कैपा पार्टिकल के थ्रू. अगर जीन के रेसेसिव स्टेट में है तो पैरामिसिन का प्रोडक्शन नहीं होगा. इसलिए ये किस तरह का इनहेरिटेंस है? सिर्फ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं है, ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है. क्लियर? इसको समझने के लिए एक क्रॉस करते हैं. पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड क्या होता है? कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन पढ़ा है शायद तुम लोगों ने. दो पैरामीशियम अपने माउथ पार्ट से कांटेक्ट में आते हैं और उनके माइक्रो न्यूक्लियस का इंटरचेंज होता है, दैट इज कॉन्जुगेशन. यहाँ पर दो पैरामीशियम, एक का जीनोटाइप है डोमिनेंट के, is made to conjugate with the sensitive strain having small k. यानी ये किलर है जिसके साइटोप्लाज्म में कैपा पार्टिकल्स भी है और उसके न्यूक्लियस में डोमिनेंट जीन के भी प्रेजेंट है. दिस वन इज सेंसिटिव जिसके साइटोप्लाज्म में कैपा पार्टिकल नहीं है और जीन न्यूक्लियस में भी रेसेसिव जीन के प्रेजेंट है. अब इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन कैसे पॉसिबल है? अगर दोनों को आइसोलेट करके प्योर वाटर में रखा जाए जहां पैरामिसिन नहीं है तभी कॉन्जुगेशन हो सकता है. अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों कभी कॉन्जुगेट नहीं करेंगे क्योंकि दिस वन इज सेंसिटिव, इट डाइज इन प्रेजेंस ऑफ पैरामिसिन. तो कॉन्जुगेशन के लिए दोनों स्ट्रेन को आइसोलेट करके प्योर वाटर में रखा जाए जहां पर पैरामिसिन नहीं है तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल है. कॉन्जुगेशन दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कॉन्जुगेशन, लॉन्ग टर्म कॉन्जुगेशन. अब थोड़ा सा कॉन्जुगेशन रिकॉल करते हैं. कॉन्जुगेशन में क्या होता है? माइक्रोन्यूक्लियस डुप्लीकेट होते हैं, माउथ पार्ट से माइक्रोन्यूक्लियस ट्रांसफर होते हैं, एक्सचेंज होता है. इस केस में क्या होगा? दोनों में से एक एक के आ जाएंगी, यानी जो स्ट्रेन्स बनी F1 स्ट्रेन जो बनेंगी वो हेट्रोजाइगोट हो गई. अगर हेट्रोजाइगोट है, डोमिनेंट के आ गया तो ये किलर होंगी या सेंसिटिव होंगी? ये किस पे डिपेंड करेगा? कॉन्जुगेशन की ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा. अगर शॉर्ट टर्म कॉन्जुगेशन है, शॉर्ट टर्म कॉन्जुगेशन का मतलब टाइम रिक्वायर्ड इज लेस देन 3 मिनट्स. यानी कॉन्जुगेशन के लिए जो टाइम ड्यूरेशन देखा गया वो कितना है? लेस देन 3 मिनट्स के लिए ही अगर कॉन्जुगेट करते हैं तो सिर्फ न्यूक्लियर जीन का ट्रांसफर होता है. जो इंडिविजुअल बने उसमें डोमिनेंट के आने के बाद भी ये सेंसिटिव होंगे. यानी ये जो
हेट्रोजाइगोट्स बनेंगे विल बी सेंसिटिव। वाई सेंसिटिव? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस की जीन तो आ गई लेकिन कैपा पार्टिकल्स नहीं आए। अगर कॉन्जुगेशन लॉन्ग टर्म कॉन्जुगेशन है, if conjugation is long term, then what happens? न्यूक्लियर जीन के साथ साथ साइटोप्लाज्मिक इंटरचेंज भी होता है। जब किलर का साइटोप्लाज्म सेंसिटिव में माइग्रेट करेगा तब कैपा पार्टिकल्स यहां से यहां ट्रांसफर हो गए, तो जो हेट्रोजाइगोट्स बने उन्हें न्यूक्लियस से डोमिनेंट के मिल गया और साइटोप्लाज्म से कैपा पार्टिकल्स मिलता है। They get dominant gene K from nucleus and kappa particle from cytoplasm. इसलिए ये किस तरह के हो जाएंगे? किलर हो जाते हैं। तो ये प्रूव करता है कि कैपा पार्टिकल इनहेरिटेंस सिर्फ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल नहीं है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक inheritance. So this is an example of nucleocytoplasmic inheritance. ये समझ में आया? Clear? So write down kappa particle inheritance in paramecium. In paramecium, self-replicating bodies. In paramecium, self-replicating bodies known as kappa particle occurs in cytoplasm which produces poisonous substance known as paramycin. Next point, paramecium producing paramycin are known as killer as the paramecium without kappa particles get killed in the medium of paramecium, hence known as sensitive strain. Next point, nuclear gene K, dominant and recessive जीन है तो दोनों लिखेंगे। न्यूक्लियर जीन K controls production of paramycin by kappa particle. Controls production of paramycin by kappa particle. Dominant K produces paramycin and recessive K fails to produce paramycin. Recessive K fails to produce paramycin.
Next point, paramecium having kappa particle in cytoplasm. Paramecium having kappa particle in cytoplasm and dominant K are capable of producing paramycin, hence killer. This proves that kappa particle inheritance is an example of nucleocytoplasmic inheritance. Okay, make this cross conjugation between killer and sensitive strain and write down this. Next example इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ एग्जाम्पल है दैट इज वेल यस क्या हुआ, ये लिखो ना, ये रब नहीं किया मैंने। कैपा पार्टिकल अगर इंजेक्ट कर दो और न्यूक्लियस में जीन डोमिनेंट के है तो वो किलर की तरह फंक्शन करेगा। कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, सेंसिटिव स्ट्रेन में ना ही जीन है ना ही कैपा पार्टिकल है। अगर ये दोनों कॉन्जुगेट करते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए तो न्यूक्लियर जीन के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी जा रहा है, और साइटोप्लाज्म अगर जा रहा है तो उसमें कैपा पार्टिकल की एंट्री भी हो रही है। दैट इज व्हाई दिस कॉन्जुगेट आफ्टर लॉन्ग टर्म कॉन्जुगेशन बिकम्स किलर। ओके, अगर आर्टिफिशियली इंजेक्ट भी किया जाए तो भी सेंसिटिव स्ट्रेन किलर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट उसके न्यूक्लियस में डोमिनेंट के प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर जीन कैन नॉट बी इंजेक्टेड बट ओनली साइटोप्लाज्मिक कैपा पार्टिकल कैन बी इंजेक्टेड। ओके, हाँ, पैरामीशियम में ये नॉर्मली क्या होता है, एक सेंसिटिव और किलर तो कभी साथ सर्वाइव कर ही नहीं सकते। सेंसिटिव किलर के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं करता, इसलिए मैंने बताया कि दोनों को प्योर वाटर में इन एब्सेंस ऑफ पैरामिसिन अगर कॉन्जुगेट करवाया जाए तो ही कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ओके, और कुछ समझ में आया? सचदेव लिया, लिख लिया ये सब ने? राइट डाउन। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल इज शेल कॉइलिंग इन स्नेल्स। स्नेल्स में जो शेल की कॉइलिंग होती है, दो तरह की कॉइलिंग देखी जाती है, डेक्स्ट्रल कॉइलिंग, डेक्स्ट्रल मीन्स क्लॉकवाइज कॉइलिंग, एंड सिनिस्ट्रल कॉइलिंग। दैट इज एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग। दो तरह की कॉइलिंग ऑब्जर्व की जाती है, सिनिस्ट्रल एंड डेक्स्ट्रल कॉइलिंग। डेक्स्ट्रल is clockwise coiling and sinistral is anti-clockwise coiling. This coiling is controlled by gene D. Gene D coiling के फॉर्म को कंट्रोल करती है। डोमिनेंट D की वजह से हमेशा डेक्स्ट्रल कॉइलिंग ऑब्जर्व की जाएगी, जबकि रिसेसिव D की वजह से सिनिस्ट्रल कॉइलिंग ऑब्जर्व की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ये कंप्लीटली साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल नहीं है।
बट मेटरनल इफेक्ट भी ऑब्जर्व किया जाता है, यानी जीन के अलावा ये जीन दोनों साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, बट इफेक्ट ऑफ एग साइटोप्लाज्म इज आल्सो ऑब्जर्व। तो वी वोंट बी गोइंग इन द क्रॉस, इसका क्रॉस नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, सिर्फ एग्जांपल याद रखने हैं कि स्पॉइलिंग इन स्नेल is example of cytoplasmic inheritance in which dominant D produces dextral coiling and recessive D produces sinistral coiling। ठीक है, इसके क्रॉसेस इस लेवल पे नहीं आते। So just remember कि shell coiling in snail is also an example of cytoplasmic inheritance। Clear? इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, फिफ्थ एग्जाम्पल इज पेटेड कैरेक्टर इन ईस्ट। सो फिफ्थ एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज पेटेड कैरेक्टर इन ईस्ट। ईस्ट की कुछ कॉलोनीज होती हैं जो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज्ड होती हैं, इन स्मॉल साइज्ड कॉलोनीज को पेटेड कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? इन कॉलोनीज में माइटोकॉन्ड्रियल जीन में कुछ म्यूटेशन या कुछ डिफेक्टिव कंडीशन होती है, जिसकी वजह से दे कैन नॉट रेस्पायर प्रॉपर्ली इफ दे आर ग्रोन इन मीडियम कंटेनिंग सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज। सम ईस्ट फेल्स टू ग्रो नॉर्मली in medium containing simple sugars like glucose and sucrose। Reason, इनकी ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉपरली नहीं होता, जिसकी वजह से इन कॉलोनीज का साइज छोटा होता है। इन स्मॉल साइज्ड कॉलोनी को क्या कहा जाता है? पेटेड कहा जाता है। ये किस जीन के इनहेरिटेंस की वजह से है? माइटोकॉन्ड्रियल जीन के इनहेरिटेंस की वजह से। ओके, तो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, पेटेड कैरेक्टर जो ईस्ट में ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये कौन से जीन की वजह से है? माइटोकॉन्ड्रियल जीन की वजह से है। क्या होता है? इनकम्प्लीट और इनकेपेबिलिटी टू ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग सिंपल शुगर्स लाइक ग्लूकोज एंड सुक्रोज, जिसकी वजह से जो कॉलोनीज बनती है वो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज की होती है। इन स्मॉल साइज्ड कॉलोनीज को क्या कहा जाता है? स्मॉल साइज्ड कॉलोनीज आर नोन एज पेटेड। ओके, नॉर्मल साइज जो कॉलोनीज होती हैं, बड़े साइज की, उनके माइटोकॉन्ड्रिया की जीन नॉर्मल होती है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल साइज कॉलोनीज फॉर्म करती है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन द एग्जांपल, लिखो पेटेड कैरेक्टर इन ईस्ट, सम स्ट्रेन ऑफ ईस्ट, सम स्ट्रेन ऑफ ईस्ट fails to grow on sugar such as glucose and produces small colonies known as petids। These pated mutants have defective aerobic respiratory mechanism, due to gene of mitochondria, due to gene of mitochondria। ओके, सो ये एग्जाम्पल है पेटेड कैरेक्टर का जो ईस्ट में ऑब्जर्व की जाती है। सो ये चार एग्जाम्पल्स पढ़े अपन ने साइटोप्लाज्मिक
5 एग्जांपल्स पढ़े अपन ने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के। सबसे पहला एग्जांपल था प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलस, सेकंड वाज मेल स्टेरिलिटी इन मेज। मेल स्टेरिलिटी इन मेज की जीन कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। देन थर्ड एग्जांपल वाज kappa particle inheritance in paramecium, that is an example of nucleocytoplasmic inheritance. Third पढ़ा sinistral and dextral coiling in snail, and fourth is pated inheritance in yeast, that is due to an abnormal और mutant forms होते हैं। ये mutants mitochondrial gene के mutants होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया का डिफेक्टिव फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता। जो कॉलोनीज बनती है वो स्मॉल साइज की होती हैं। इन लिटिल कॉलोनीज के लिए जो टर्म दिया गया है दैट इज पेटेड। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स। सो यू हैव टू रिमेंबर कि कौन से एग्जांपल्स हैं। जनरली 2 एग्जांपल पर डिटेल क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। एक है प्लास्टिड इनहेरिटेंस, दूसरा है मेल स्टेरिलिटी इन मेज। क्लियर? हाँ, नहीं, इनमें क्या होता है, ये म्यूटेंट्स होती हैं पेटेड। ये पेटेड म्यूटेंट क्यों है? क्योंकि इनके माइटोकॉन्ड्रिया की डिफेक्टिव सिंथेसिस होती है। अब इस पे भी लेवल्स हैं कि कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम चेन प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है, जिसकी वजह से नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मली नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज और सुक्रोज को ये प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इन कॉलोनीज का साइज छोटा होता है। ठीक है, ईस्ट में नॉर्मली एनारोबिक होता है, बट एनारोबिक कब होता है? फर्मेंटेशन के वक्त। सो दीज आर केपेबल ऑफ कैरिंग आउट एरोबिक रेस्पिरेशन आल्सो। फर्मेंटेशन के वक्त एनारोबिक रेस्पिरेशन है, बट दे कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन आल्सो। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये म्यूटेंट फॉर्म्स अपने इन, अगर सिर्फ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट पे ग्रो किया जाए तो ये फेल हो जाती हैं और छोटी साइज की कॉलोनीज का प्रोडक्शन होता है। ओके, क्लियर? सो ये सारे एग्जांपल्स है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के। अब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है जीन्स एंड क्रोमोसोम्स।